नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन खतरे में है? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात की अटकलों से खड़ा हुआ है। हालांकि एनसीपी मुलाकात की बात को नकार रही है। अमित शाह के अहमदाबाद में शरद पवार से मिलने की अटकलें रही हैं और अमित शाह ने भी मुलाकात की बात से इनकार नहीं किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि अमित शाह और शरद पवार में मुलाकात की खबर पूरी तरह से गलत है और अफवाह फैलाने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात ना तो हुई है और ना ही होने की कोई वजह है। गुजरात के एक अखबार भास्कर में जिस तरह से खबर छापी गई कि पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है। इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। सीधे जयपुर से मुंबई पवार साहब और प्रफुल्ल जी आए। आज वे कोचीन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है अफवाह फैलाता है। कोई अखबार खबर चला देता है, उसको लेके खबर चलने लगती है। ये मात्र अफवाह है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं। और देखिए, हमारे संवाददाता राजीव रंजन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह ने इनकार नहीं किया है, उससे कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि होती है। कहा यह जा रहा है कि जो शुक्रवार की रात को जो है शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जो अहमदाबाद आए थे और वहां एक उद्योगपति से मिले थे और शुक्रवार की रात को ही अमित शाह जो अहमदाबाद में पहुंचे थे और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात हुई थी और उसकी एक झलक जो आज जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से सामना में अनिल देशमुख पर हमला किया गया है, उसको लेके शायद कुछ कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है। और कहीं न कहीं जो एक आघाड़ी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो हमेशा से बीजेपी को खटक रही है। तो कहीं न कहीं एक नए गठबंधन को इशारा हो रहा है और राजनीतिक संभावनाओं का खेल कहा जाता है। और जिस तरह से उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया है, इशारों में बात अपनी कही है, कहा है कि सार्वजनिक तौर पर हर बात को नहीं कहा जाता है। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है महाराष्ट्र को लेकर। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तो क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र को लेकर? साफ कुछ कहा नहीं जा रहा है, अंदर अंदर क्या खबरें हैं? देखिए, नवाब मलिक साहब जरूर सामने आ गए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है। लेकिन इसके पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगियों की बात हुई है, सुप्रिया सुले से भी और प्रफुल्ल पटेल साहब से भी। उन्होंने भी इसी तरीके का डिनाइल दिया था, खंडन किया था। लेकिन अगर इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे पास लोकेशन तक है कि शांति ग्राम में इतने बजे प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार साहब पहुंचे हुए थे। वो उद्योगपति का वहां पे कारखाना है, गेस्ट हाउस है, वहां पे उनकी मीटिंग हुई या वहां पे वो मिले। अमित शाह उस मीटिंग में आए या नहीं आए, अमित शाह का होना उस शहर में क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, क्या इन दोनों का जयपुर से वहां पे पहुंचना इत्तेफाक है? ये बात तो कही जा रही थी कि जयपुर में प्रोग्राम था शरद पवार का और वो जयपुर में गए थे। लेकिन वो जयपुर से लौटते समय रात में कहाँ गए, ये सबसे दिलचस्प है। दूसरी बात ये कि क्या ये खबर जानबूझकर लीक की गई है या ये खबर एक दुर्घटनावश बाहर आ गई कि ऐसी कोई लोग पहुंचे हुए थे और मुलाकात हुई। लेकिन इस समय जो आप पूछ रही हैं कि खिचड़ी क्या पक रही है, तो हमें 2-3 चीजें एक साथ इसको जोड़ के देखने की जरूरत है। पहली चीज ये कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहे। जो लोग छोटी छोटी बातें पुलिस कमिश्नर के तबादलों से या कौन कहाँ पर एडिशनल कमिश्नर बनेगा, कहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन बनेगा, इन चीजों पर एक दूसरे के साथ मिलते थे, वो इतने बड़े घटनाक्रम के बाद आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं मिल रहे हैं? अनिल देशमुख को भेजा गया था शरद पवार की तरफ से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे को। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से दोनों नहीं मिल रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे इस बात पर अड़े हुए हैं कि अनिल देशमुख के इस्तीफे से कम पे कुछ नहीं मंजूर नहीं है? और क्या एनसीपी इस बात पर अड़ चुकी है कि उनके इस्तीफे का मतलब होगा कि शरद पवार को नीचा दिखाना, क्योंकि वो कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर? तो ये एक पहलू है। दूसरा ये आप देखिए कि अनिल देशमुख के ऊपर आज सामना में हमला ज्यादा किया गया है। सचिन वजह जिसकी तरफदारी
सरकार खुद कर रहे थे, मुख्यमंत्री खुद कर रहे थे, गृह मंत्री कर रहे थे, पूरा उनका मुख्य पर्सन कर रहे थे, वो तमाम लोग अचानक से सचिन वजह को वसूली वाला मानने लगे हैं। सामना अखबार में वो लोग अनिल देशमुख के बारे में कहने लगे हैं कि वो दुर्घटनावश बने हुए एक गृह मंत्री हैं क्योंकि दूसरे काबिल लोग नहीं बनना चाहते थे। तो काबिलियत पर हमला, एक तरीके से ये कहना कि अनिल देशमुख ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पंगे लिए, उनके साथ आमने सामने की लड़ाइयां शुरू कर दी, गैर वाजिब मांगे की, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो खत्म होने की कगार पे या खत्म हो चुका है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि वो शरद पवार की मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, अगर मार्गदर्शक के बारे में ये खबर आ रही है कि वो किसी और पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसने अपना मार्गदर्शन देना बंद कर दिया है। और इस समय ये जो महाराष्ट्र की जो हालात हैं इस समय, इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। एनसीपी जाहिर की बात है नहीं चाहती है कि कोविड के जो हालात हैं, जिस तरीके से बहुत सारी चीजों का मिसमैनेजमेंट भी है और बीएमसी का चुनाव भी आ रहा है, एक ऐसी चीज जो बीएमसी का रहना बहुत ज्यादा मायने रखता है उद्धव ठाकरे की, और उनकी सबसे बड़ी ताकत वहीं से आती है। तो क्या बीजेपी और एनसीपी मिलकर उद्धव ठाकरे की जान जहां पर सबसे ज्यादा, उनकी पार्टी की जान जहां सबसे ज्यादा बचती है, उस जान पर हमला कर रहे हैं और वो बीएमसी का उसकी ताकत है? क्या ये सवाल है कि बीएमसी के बहाने और बाकी की चीजों के बहाने उद्धव ठाकरे को इस समय कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है जी? और ये भी कि शरद पवार ने, आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए नगमा, उनमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री फैसला लें। मुख्यमंत्री आपके महकमे का फैसला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 पार्टियों का गठबंधन चल रहा है जी अभिषेक। तो बार बार शरद पवार क्यों टेक रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर? जी धन्यवाद। तो अब मुश्किल में है उद्धव की सरकार, इस पर सवाल जो हैं वो लगातार बने हुए हैं सरकार के ऊपर। और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में लिखे एक लेख में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाए हैं। कमिश्नर के दफ्तर से सचिन वाजे वसूली करता रहा और गृह मंत्री को जानकारी नहीं होगी। कमिश्नर और गृह मंत्री का दुलारा सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसके आदेश से दिए गए? अनिल देशमुख को दुर्घटनावश मिला है क्या गृह मंत्री का पद? जयंत पाटिल, दिलीप वलसे ने गृह मंत्री बनने से इनकार किया था, तब शरद पवार ने अनिल देशमुख को सौंपा था गृह मंत्री का पद। इस पद की एक गरिमा और रुतबा है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मैंने कैबिनेट मीटिंग में खुद पर लगे आरोपों की जांच की मांग रखी है। मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। और मुकेश अंबानी के घर एंटेला के सामने जो स्कॉर्पियो पार्क थी, इस पूरे एंटेला मामले में आरोपी एपीआई सचिन वाजे को लेकर एनआईए मुंबई के बांद्रा में पहुंची है। एनआईए ने मीठी नदी की गोताखोरों से तलाशी करवाई है। अब तक वहां पर से एक हार्ड डिस्क और गाड़ी के एक नंबर की 2 प्लेट मिली है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस पर जानकारी के लिए। ये जो मीठी नदी में तलाशी चल रही है उसमें से क्या क्या चीजें बरामद हुई, एक नंबर प्लेट, गाड़ी के 2 नंबर प्लेट, हार्ड डिस्क, और क्या जानकारियां सामने आई हैं ये अभियान जो चल रहा है? देखिए नगमा, अब तक तलाशी जारी है और अब तक काफी कुछ वस्तुएं मिल चुकी है। एक लैपटॉप भी मिला है, 2 CPU मिले हैं, एक प्रिंटर मिला है, एक ही नंबर के 2 नंबर प्लेट मिली हैं और DVR भी मिला है। तो काफी कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जो कि सबूत के तौर पर वजह के खिलाफ जा सकते थे, जिसे उन्होंने इस तरह से नदी में फेंक कर नष्ट करने की कोशिश की थी। दरअसल ये सब वो DVR, CPU और प्रिंटर हैं जो कि जब इन्होंने उस पूरी साजिश को रचा था और जहां जहां इन्होंने सबूत छोड़ा था, जैसे नंबर प्लेट जहां फर्जी बनवाई गई थी वहां का DVR भी उठा लाए थे जांच के नाम पर। लेकिन बाद में जब लगा कि अब मैं खुद इससे फंस सकता हूँ
तो सचिन वाजे ने सब कुछ नाले में फेंक दिया था इस मशीनरी में नष्ट करने के लिए, लेकिन अब वो जब्त कर दिया गया है और ये बहुत ही अहम सबूत हो सकता है सचिन वाजे के खिलाफ। जी, धन्यवाद आपका सुनील। और पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था ADR इलेक्शन वॉच के मुताबिक पहले 2 चरण के चुनावों में 362 उम्मीदवारों में से 91 उम्मीदवार यानी कि 25.13% ने खुद चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उतरे बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर हथियारों से लैस अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। इससे पहले बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा फैलाने का आरोप कई बार लगा चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान इस बार जमकर हिंसा हुई है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हो या फिर बीजेपी नेताओं के काफिले पर पथराव और हमला। अब चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था ADR इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में हर 4 में से 1 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। पहले 2 चरण के मतदान के लिए कुल 362 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 91 उम्मीदवारों यानी 25.13% ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार CPM ने उतारे हैं। चुनावी हलफनामे में CPM के 56% उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले डिक्लेयर किए हैं, जबकि बीजेपी के 41% और तृणमूल कांग्रेस के 35% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, जिसमें 2 साल से ज़्यादा की 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कारावास है और जो केस 6 महीने पहले रजिस्टर हुआ था इलेक्शन की डेट से और जिसमें कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, ये 3 कंडीशन है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा पहले से, तो उनको चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब तक के चुनावी अभियान के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और राजनीतिक दलों ने हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों को डिक्लेयर करने की मजबूरी की वजह से आज कम से कम मतदाताओं के पास ये विकल्प जरूर आ गया है कि वो किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने से पहले उसके पृष्ठभूमि की सही तरीके से पहचान कर लें। चुनाव आयोग से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंह अस्पताल में ICU में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दावा है कि छेड़छाड़ की ये हरकत CCTV कैमरे ने कैप्चर की। वारदात से भड़के लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने ये जाम खत्म करवाया है। मामले में अस्पताल संचालक और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रात्रि में ये बात प्रकाश में आई थी कि एक महिला अपने इलाज के लिए सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके साथ वहाँ के किसी वार्ड बॉय ने उसके साथ इस प्रकार की घटना की थी। इस संदर्भ में तत्काल मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर और इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। उन्होंने CCTV फुटेज का अवलोकन किया और ये देखिए बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कोई चीज़ नहीं आई। फिर भी परिजनों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
वाराणसी की होली की बात ही कुछ और है। बहुत ही खास होती है यहाँ की होली। यहाँ गंगा घाटों के किनारे गायकों की टोली पूरे मूड में है। इसके रंग दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। बनारस में होली का मिजाज जो है वो शिवरात्रि से ही शुरू हो जाता है, लेकिन रंग भरी एकादशी के बाद बनारस में होली का मिजाज देखने को बनता है। जगह जगह रंग भरी एकादशी के बाद से जो है जो मसाने में जो होली होती है वो उसका गीत आपको इस तरीके से सुनाई पड़ रहा है। मसाने में होली होती है रंग भरी एकादशी के दिन के बाद से, और उसके बाद बनारस में पूरी छूट मिल जाती है। अलग अलग जगह पर होली होती है। कहीं पर जो है वो मंदिरों के अंदर जो है साधु संत जो है वो अपनी होली खेलते नजर आते हैं, तो अलग अलग नाव पर लोग होली खेलते नजर आते हैं। अलग अलग जगह पर लोग अपने अपने तरीके से होली के बहुत से ऐसे रंग बिखरे नजर आते हैं। बनारस के घाटों पर, बनारस के गंगा की गोद में बहुत से ऐसे होली देखने को मिलती है। आपको होली के इन्हीं रंगों के बीच छोड़े जाते हैं और आप होली के इन गीतों का आनंद लीजिए। कि खुलल बा दुकान सरकारी हो हवाले ला पिचकारी। खुलल बा दुकान सरकारी हो लेला पिचकारी लेला पिचकारी लेला पिचकारी लेला पिचकारी लेला पिचकारी। तो खुलल बा दुकान सरकारी हो अब लेला पिचकारी। भूतवा बैतालन के लेके हो साथ भाई लेके हो साथ भाई भूत बैतालन के लेके हो साथ। काशी में होली खेले बाबा विश्वनाथ बोल हई रे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।